नमस्कार साथियों, सुरवा क्लासेज में मैं ओपी शुरा भूगोल व्याख्याता हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबे अरसे के बाद में ऑनलाइन यानी अपने स्टूडियो में मुलाकात हो रही है। मैं आभारी हूं आप सभी का कि आपका स्नेह इस चैनल के प्रति, सुरवा क्लासेज के प्रति बना हुआ है। आपका स्नेह यूं ही बना रहे, आप जुड़े रहें हमारे साथ में, ताकि हम बेहतर से बेहतर क्लासें आपको देते रहें। हमारा ट्रांसफ़र बीकानेर हो जाने के कारण हमने स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से भी आप तक पहुंच बनाई है और कोशिश की है कि जो जो टॉपिक हमारे से तैयार हुए वो टॉपिक हमने आप तक पहुंचाए हैं। क्लासें अच्छी लगती है तो प्लीज़ अवश्य शेयर करें, लाइक करें और अन्य साथियों को भी जोड़ें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, हम आपके लिए शानदार क्लासें वो लाते रहें। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुक की डोर निशाना साधो मंजिल का, अरे खींच धनुक की डोर निशाना साधो मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। तो प्रारंभिक तौर पे हम यही सोचें कि हम अपनी मेहनत करें, रिजल्ट जो है, परिणाम है, उसको आगे अपन देखेंगे कि रिजल्ट क्या होता है, कैसा होता है। यदि अपन पॉजिटिव प्रयास करते हैं तो रिजल्ट अच्छा ही होता है। ठीक है, तो आज देखते हैं अपन। हालांकि ये स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से मैंने क्लास पहले डाल दी है, भारत की जलवायु। इसका अब आधा पार्ट मैंने डाल दिया था। इसमें 4 सिद्धांत है, जैसे जेट स्ट्रीम वाला है, कोटेश्वरम का है, हेली का है, ये सिद्धांत भी मैंने डाले हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और कर दूं ताकि क्लियर हो जाए आपको और समझ में आ जाए। वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बारे में भी चर्चा इसमें अपन करेंगे, और ग्रीष्म ऋतु है उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। ऐसी बात नहीं सिर्फ वर्षा और शीत ऋतु की चर्चा करेंगे, ग्रीष्म ऋतु की भी चर्चा करेंगे। और वर्ष मानसून उत्पन्न क्यों होता है, कहाँ कहाँ अच्छी वर्षा होती है, वो सब बातों पर अपन विस्तार से जानने वाले हैं। तो सभी साथी जुड़े रहें। देखते हैं सारा सिलेबस जो है एनसीईआरटी और आरबीएसई राजस्थान के अंदर जो एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है, राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो लागू कर रखा है एनसीईआरटी का सिलेबस, उन्हीं बुक्स से मैं ये बना रहा हूँ। शानदार क्लासें हैं, और आज तक जो आरपीएससी वर्तमान में जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछ रही है वो सारे इसी बेस पे पूछ रही है। तो क्यों ना अपन यहाँ से सारा सिलेबस अच्छी तरीके से तैयार कर ले, ताकि प्रश्न यहीं से निकल के आ जाएगा। तो ये एनसीईआरटी और आरबीएसई बेस पे है, तो जरूर आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत लाभ देगा ये अपना सिलेबस। तो शुरू करते हैं भारत की जलवायु। यह 4 सिद्धांत है, थोड़ा सा स्पीडली चलूंगा यहाँ पे क्योंकि मैंने चर्चा पहले कर ली, इसकी ऑलरेडी क्लास डाली है ना। तो यहाँ पे 4 सिद्धांत मुख्य रूप से है भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में। उत्पत्ति के संदर्भ में 4 सिद्धांत अपन देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है हेली का सिद्धांत, दूसरा आता है फ्लोन का सिद्धांत, तीसरा आता है कोटेश्वरम का सिद्धांत, इसका प्रश्न भी पूछा था फर्स्ट ग्रेड के अंदर मुख्य रूप से, तापीय सिद्धांत जो था उसके बारे में, चौथा आता है जेट स्ट्रीम का सिद्धांत। तो चारों को बारी बारी से अपन देखते हैं कि हेली क्या कहता है, फ्लोन क्या कहता है, कोटेश्वरम क्या कहता है, कौन तिब्बत के पठार को के तापमान को उत्तरदायी मानता है कि तिब्बत के पठार में तापमान का घटना बढ़ना जो मुख्य रूप से भारत में मानसून के लिए उत्तरदायी है, और कौन विद्वान जो है क्षोभमंडल के अंदर जेट स्ट्रीम जो पवने हैं उनके ऊपर नीचे होने को भारत में मानसून के लिए उत्तरदायी मानता है। तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हेली का सिद्धांत। हेली का सिद्धांत ये कहता है कि भारत के अंदर मुख्य रूप से जो वर्षा होती है, जो मानसून चेंज होता है, यहाँ की जलवायु में जो परिवर्तन होता है, वो जल और स्थल के विपरीत स्वभाव जो होता है, गर्म होने का, ठंडा होने का, जल और स्थल का अलग अलग स्वभाव होता है, उसके आधार पर होता है। क्या कहता है हेली? तो हेली एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जिन्होंने भारतीय मानसून पर अपनी प्रतिक्रिया दी, और उसमें उसने क्या माना, स्थल और जल के तापमान में अंतर। यानी अपन देखते हैं कि हिमालय स्थलीय भाग जो होता है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। दूसरी ओर अपन देखते हैं जो महासागरीय क्षेत्र होता है, जलीय जो भाग होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों में जो डिफरेंस है, तापमान में डिफरेंस आता है, गर्म होने में और ठंडा होने में, उसी वजह से मुख्य रूप से जो है वायुदाब में भिन्नता आती है, और वही वायुदाब की भिन्नता जो मुख्य रूप से भारत में मानसूनी पवने यानी महासागरीय पवनों को लाने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। इस प्रकार मानसून की उत्पत्ति महाद्वीप और महासागर के भिन्न भिन्न तपन और उत्पन्न वायुदाब भिन्नता के कारण होती है, ऐसा मैं नहीं कहता, मुख्य रूप से हेली ने कहा है।
वायुदाब भिन्नता से हवाओं की उत्पत्ति होती है और उनका प्रवाह होता है। किस ओर? अधिक वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर हवाएं चलने लगती है। मुख्य रूप से यदि अधिक वायुदाब जो भाग ठंडा है, जैसे तापमान जहाँ कम है, तो विशेषकर जहाँ स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं वहीं स्थल जलीय भाग है वो ठंडे रहते हैं, है ना। इस वजह से जो जलीय भाग होते हैं वहां पर वायुदाब उच्च बन जाता है और स्थलीय भाग की ओर वायुदाब न्यून बन जाता है। तो हवाएं सदैव कहाँ से चलती है? महासागर, यानी गर्मी के मौसम के अंदर स्थल भाग के न्यून दाब की ओर चलती है। कहाँ से? महासागरीय उच्च दाब की ओर से। तो कारण है कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध है। जहां पे तापमान कम तो वायुदाब अधिक हो जाता है, तापमान अधिक तो वायुदाब गिर जाता है, ठीक है ना। फ्लोन के अनुसार दूसरा सिद्धांत आता है फ्लोन का। फ्लोन ने क्या कहा है? इनके सिद्धांत को गत्यात्मक कहते हैं। तो फ्लोन ने माना 1951 में मानसून उत्पत्ति पर का गत्यात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया। कब? 1951 के अंदर, जिसके अनुसार मानसून की उत्पत्ति क्यों होती है उसके लिए उन्होंने क्या माना कि स्थायी पवनों और वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण को माना। उन्होंने माना कि स्थायी पेटियां और वायुदाब की जो पेटियां हैं, हमने 7 वायुदाब की पेटियां मुख्य रूप से पृथ्वी पर देखी है, और वो 7 वायुदाब की पेटियां कौन कौन सी है तो उसका विस्तार से मैंने पहले भी बता दिया था, और अपन देख लेते हैं कि 7 पेटियां कौन कौन सी। जैसे अपन भूमध्य रेखीय प्रदेश की बात करते हैं, इसको मैं वैसे डायग्राम यहां से उठा लूं तो कितना अच्छा रहेगा। ये लो, ठीक है। अब इसके अंदर मुख्य रूप से अपन देखेंगे, इसका मध्य वाला भाग है जिसको अपन भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको अपन भूमध्य रेखा कहते हैं। अब भूमध्य रेखा की दोनों ओर यदि अपन चलते हैं तो भूमध्य के दोनों ओर 2 तरह की वायुदाब पेटियां आपको 2 धाराएं आपको मिलती है। करक और मकर रेखाओं से पहले ये वाला जो भाग है इसमें अलग वायुदाब पेटियां आपको नजर आती है। फिर यहाँ से अपन 30 से 35 डिग्री के बीच में यदि पहुँचते हैं तो यहाँ एक अलग से वायुदाब पेटी है। फिर यहाँ 60 से 65 के बीच में पहुँचते हैं तो यहाँ अलग वायुदाब पेटी है। उसके बाद में आ गया अपना ध्रुवीय भाग, ठीक है। ठीक ऐसे ही दक्षिण गोलार्ध में है कि यहाँ अपन जाते हैं तो 30 से 35 के बीच में एक अलग वायुदाब पेटी मिलेगी। उसके बाद में 60 से 65 डिग्री अक्षांश के आसपास पहुँचते हैं, वहाँ अलग वायुदाब पेटी मिलेगी। फिर आ जाता है अपना ध्रुवीय भाग। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये वाला जो भाग है ये वाला जो भाग है जो भूमध्य के चारों ओर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण दोनों गोलार्धों में, क्योंकि ये भूमध्य रेखा है ना, तो इसके दोनों ओर मुख्य रूप से ये जो वायुदाब पेटी है, इसका नाम, इसको मैं 1 नंबर दे दूं, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, ठीक है। फिर दूसरी आ जाती है दोनों गोलार्धों के अंदर ये वाली पेटी, जो मुख्य रूप से 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। इस पेटी का नाम, इसको मैं 2 नंबर दे दूं, इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। यहां कुछ अच्छी बातें अपन सीखेंगे। तीसरी जो आती है वो आती है साथियों 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में, इसको मैं 3 नंबर नाम दे दूं, तो इसका नाम क्रमांक 3 नंबर देते ही हम इसका नाम दे देंगे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। चौथा आ जाता है जो ध्रुव के ऊपर है, जो लगभग ध्रुव के आसपास में पाई जाती है, जिसको अपन नाम दे देंगे ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। अब ये 4 पेटियां तो मुख्य रूप से हो गई। अब दोनों ओर में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 पेटियां हो गई, क्योंकि ये दोनों गोलार्धों में है, ये दोनों गोलार्धों में है और ये दोनों गोलार्धों में। जो पेटियां मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के नजदीक है ना, भूमध्य रेखीय पेटी जो मुख्य रूप से यह जो सूर्य के सीधी किरणों के कारण प्रभावित होती है, और दोनों ध्रुवीय पौने पेटियां जो है मुख्य रूप से सूर्य के तापमान कम पहुंचने के कारण प्रभावित होती है। तो इसका मतलब हम ये कह देंगे यहाँ पे कि मैं इसको नाम दे दूं कि इसको ए नाम दे दूं, ए ध्रुवीय उत्तरी बी और ये सी। तो ए बी सी मुख्य रूप से ए बी और सी ये तापजन्य पेटी के नाम से जानी जाती है।
क्योंकि तापमान से प्रभावित है। और दूसरे प्रकार की जो पेटी है जिसको मैंने यहाँ पे डी ई एफ जी ये 4 नाम दे दूं तो डी ई एफ जी, इन पेटियों को गतिजन्य कहा जाता है। तो ये पेटियां हैं, इनमें खिसकाव होता रहता है, ये ऊपर नीचे होती रहती है। कब? जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिण होता है तो हम देखते हैं मुख्य रूप से यहाँ के आसपास ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे यहाँ मिलती है और यहाँ मकर रेखा 23.5 डिग्री पे मिलती है। तो आप देख पाएंगे कि सूर्य जो है जब कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होता है, अभी मौसम आने वाला है तो 21 जून का समय होता है। जब मकर रेखा पर सीधा सूर्य चमक रहा होता है, इसका जो समय मुख्य रूप से होता है 22 दिसंबर होता है। और जब भूमध्य रेखा पर सूर्य चमक रहा होता है 21 मार्च 23 सितंबर। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, विस्तार से बताया था। अब यहां जैसे ही सूर्य यहां सीधा चमक रहा है तो न्यून अवदाब की जो पेटी है, कौन सी? भूमध्य रेखीय न्यून दाब की पेटी है। इस पेटी का मुख्य रूप से खिसकाव होता है किस ओर? दक्षिण की ओर। कब? दिसंबर के माह में, क्योंकि सूर्य के साथ साथ वायुदाब पेटियां ऊपर नीचे खिसकती रहती है। जब बात जून महीने की आती है तो तापमान उत्तरी गोलार्ध में बढ़ जाता है। तो जून महीने में यदि इस जून की बात करें तो ये पेटी उत्तर की ओर खिसक जाती है और ये भी थोड़ी और उत्तर चली जाती है। तो इस प्रकार से वायुदाब पेटियां जो है इसके खिसकाव को उत्तरदायी माना था फ्लो ने, कि यही कारण है कि मुख्य रूप से वायुदाब पेटियां जो है तापमान जैसे जैसे परिवर्तन होता है तो वायुदाब पेटियों के अंदर क्या होता है? स्थानांतरण हो जाता है और उसी के कारण वायुदाब जो है पेटियों के द्वारा ही हवा जो है, जैसे न्यून वायुदाब पेटी यदि उत्तर की ओर खिसकती है तो दक्षिण की पवनों को अपनी ओर खींचती है। ठीक है ना, पढ़ेंगे विस्तार से। तो फ्लो ने क्या माना कि सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने के समय वायुदाब पेटियां भी उत्तर दक्षिण की ओर खिसक जाती है और पवनों की दिशा ये बदल देती है। ठीक है, फिर दूसरा था अगला, तीसरा है भारतीय मानसून उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत। आज के समय में कौन सा सिद्धांत अधिक सटीक और सत्य है, इस संदर्भ में यदि अपन देखेंगे तो भारतीय मौसम वेधशाला डॉक्टर डीपी कोटेश्वरम जो था उसके अनुसार भारतीय मौसम विभाग के मुख्य रूप से सदस्य डॉक्टर पी कोटेश्वरम, तो इन्होंने इस वेधशाला में काम किया है और वो भारतीय मानसून के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करते हैं। तो वो कहते हैं कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए तिब्बत के पठार का गर्म होना महत्वपूर्ण है। कोटेश्वरम ने किसको माना है? तिब्बत के पठार को गर्म होना। तो तिब्बत का पठार गर्म होता है, ठंडा होता है, जिस वजह से वायुदाब न्यून होता है और दक्षिण की जो पवनें है वो इस न्यून वायुदाब की ओर आगे आकर्षित होती है, जिस कारण से महासागरीय पवनें दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। तो हम कह सकते हैं कि तिब्बत के पठार का गर्म और ठंडा होना महत्वपूर्ण है। किसके लिए? भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए, या भारतीय मानसूनी पवनें हैं उसके आकर्षण के लिए। ठीक है, 1973 ईस्वी में सोवियत संघ व रूस एवं भारतीय मौसम वैज्ञानिकों के संयुक्त रूप से एक मानसून अभियान किया था। कब? 1973 के अंदर। यानी सोवियत संघ रूस जो था उसके विद्वान दो भारतीय 4 रूसी वैज्ञानिक थे। इस अभियान के अंदर 2 भारतीय थे और 4 रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने अरब सागर और हिंद महासागर में खोज के अत्याधुनिक संयंत्रों से की और पता लगाने का प्रयास किया कि ये मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, क्यों होती है, इसका क्या कारण है। तो उन्होंने क्या माना कि तिब्बत के पठार का प्रभाव जो है वो काफी अधिक भारतीय मानसून पर है, क्योंकि ये भारतीय मानसून जो है वो तिब्बत के पठार के गर्म होने से, न्यून दाब का केंद्र और गर्त बनने से हिंद महासागरीय पवनों को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण होता है। तो तिब्बत के पठार का सामान्य से अधिक गर्म होना हिंद महासागरीय पवनों को अपनी ओर खींचता है। यही भारत में मानसून जो है आने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसने कहा है? पी कोटेश्वरम। अब देखते हैं अपन ये वाला जो भाग है, यहां वाला क्षेत्र, ये तिब्बत वाला प्रदेश है और ये तिब्बत है। तिब्बत का पठार, अब ये मुख्य रूप से तिब्बत का पठार गर्म कब होता है? तो मैंने अभी बताया था, सूर्य जो है जून के समय में मुख्य रूप से भारत जो है इधर से गुजरती इस कर्क रेखा जो है, इस कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है 21 जून के समय में। ठीक है, अब जैसे से सूर्य उत्तरायण होता है जून के मौसम में या जून के समय में, तो उस समय वायुदाब पेटी जो भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी जिसको ITCZ कहा जाता है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसको कहते हैं, वो वायुदाब पेटी मुख्य रूप से कहाँ चली आती है? इस भाग में। यानी यहाँ इस
सूर्य का जो भाग है इसके साथ साथ ये पेटी भी उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर सूर्य की किरणों के साथ साथ में ये खिसक जाती है। अब वायुदाब पेटी कहाँ है? ये न्यून अवदाब है, इस पेटी को उत्तर की ओर खींच रहा है। खींचने के कारण अब क्या होता है कि जो भूमध्यरेखीय प्रदेश है, उस भूमध्यरेखीय प्रदेश में पहले स्थायी पवनें जो चलती है वो कैसे चलती है आपको पता ही होगा। स्थायी पवनें यूं चलती है भूमध्य दोनों ओर। 3 प्रकार की स्थायी पवनें हैं, व्यापारिक पवनें, पक्ष पवनें, ध्रुवीय पवनें। ये पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती। भारत में मानसून के लिए व्यापारिक पवनें ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका ही विस्थापन होता है। तो ये व्यापारिक पवनें जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करती है, भारत की ओर अग्रसर होती है, कारण न्यून वायुदाब कहाँ बना होता है? तिब्बत में। तो ये हवाएं यहाँ से इसको पार करने के बाद में अपनी दिशा यहाँ से यूं बदल देती है और भारत की ओर अग्रसर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये न्यून वायुदाब का गर्त जो है ना, तिब्बत में न्यून वायुदाब बनने से भूमध्य रेखीय प्रदेश, हिमालय की तलहटी वाला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान वाला, यहाँ पे न्यून दाब का गर्त बन जाता है। ये पवनों को दक्षिण में हिंद महासागरीय पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यह तिब्बत का पठार गर्म होना और दक्षिणी हिंद महासागरीय पवनों को इस न्यून अवदाब पेटी का यहाँ खिसकना और इन पवनों को अपनी ओर खींचना, इसके कारण मुख्य रूप से भारत में मानसून जो है वो अग्रसर होता है। अब चौथा सिद्धांत आता है जेट स्ट्रीम वाला, जो आधुनिक समय में बहुत महत्वपूर्ण भी है ना, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। कौन सा? जेट स्ट्रीम। अब इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग यदि अपन देखते हैं तो अपन देखेंगे क्या है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम एक सतत पवन प्रवाह है। मैंने बताया था अभी आपको जैसे कि 3 तरह की पवनें होती है तो मुख्य रूप से स्थायी पवनों के रूप में जानी जाती है। अब वो 3 पवनें स्थायी है कौन कौन सी? तो वो 3 पवनों की यदि अपन बात करेंगे तो 3 पवनें कौन कौन सी है मुख्य रूप से इस भाग के अंदर? चलो देखते हैं। ये इसको पृथ्वी पर मान लेंगे और इसके ऊपर अपन रेखा डाल देंगे। ये भूमध्य रेखा डालते अपन बीच में, ठीक है। यहाँ 23.5 डिग्री मान लिया, कर्क रेखा डाल दें, यहाँ मकर रेखा डाल दें। हालांकि उपोष्ण उस दाब से उपोष्ण डाल देंगे अपन, है ना, क्योंकि पवन प्रवाह है पेटियों के अनुसार ही है। अभी मैंने बताया था ठीक वैसे ही इसमें और देखेंगे अपन। थोड़ा सा पवनों का प्रवाह समझ लें, स्थायी पवनें कौन सी है, अस्थायी पवनें कौन सी, ठीक है। दोनों को ला दो। अरे कहाँ जाएगी यार, दरिया से क्या पूछ रहे हो, तीर कहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो पवनें कहाँ कहाँ है। ये जो भाग है भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी है, निम्न दाब है ये, ठीक है, निम्न दाब, है ना। तो ये क्या करता है, मानसून विशेष रूप से निम्न दाब का क्षेत्र होता है वो गर्त होता है पवनों के लिए, है ना। और ये उपोष्ण उच्च दाब है, ये वाला प्रदेश है जो उपोष्ण उच्च दाब है, मैंने अभी बताया था आपको विस्तार से। अब यहां से पवनें उपोष्ण उच्च दाब से किस ओर चलती है? भूमध्य रेखीय न्यून दाब ITC जेड की ओर चलती है, ये ITC जेड भी कहलाता है। यहां से ये पवनें यूं चलती है। कई बार इनकी दिशा पूछ लेते हैं कि आपको बताना है कि कौन सी दिशा से व्यापारिक पवनें जो दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखीय प्रदेश की ओर चलती है। तो दिशा तो आपको पता ही है कि यदि इसको अपन नॉर्थ कहते हैं तो ये साउथ हो, राइट हैंड की ओर ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। ऐसे कोई पवन चल रही है तो ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ से दक्षिण पूर्व से नॉर्थ वेस्ट की ओर चल रही है। और यदि इधर से पवन आ रही है, अब उत्तरी गोलार्ध में पवन इधर से आ रही है तो यहाँ से पवन आ रही है तो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है और किस ओर आ रही है? साउथ वेस्ट की ओर आ रही है। और यदि इस साइड से दक्षिण गोलार्ध चल रही है तो किस ओर से चल रही है? साउथ ईस्ट से चल रही है और किस ओर जा रही है? नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रही है ना। तो यह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की दिशांकन आपको पता होना चाहिए। इन पवनों को मुख्य रूप से कहा जाता है व्यापारिक पवन, ठीक है। उसके बाद में यहां एक पवन यूं चलती है, उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय न्यून दाब की ओर। ये जो पवन चलती है इसको बोलते हैं पछुआ पवन,
ये भी स्थायी पवन है। फिर एक ध्रुव के ऊपर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यूं पवन चलती है, दोनों गोलार्धों में पवन प्रवाह है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय पवन। ठीक है, तो मुख्य रूप से 3 पवने जो है यहाँ पे, कौन कौन सी? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, ये पृथ्वी पर चलने वाले स्थायी पवन है। ये स्थायी पवने हैं जो सदैव चलती है ना, और इनको अपने दूसरी ओर से अपन देखें तो ये भूमंडलीय पवन के नाम से भी जानी जाती है ना, क्योंकि भूमंडल पे स्थायी पवन के रूप में इनका प्रवाह होता है। अब ये पवने क्या है कि आप देखते हैं कि ITCZ यहां से खिसक कर भूमध्य रेखा पर यदि थोड़ा सा उत्तर चला गया है ना भाई, ITCZ यहां आ गया, यहां आते ही ये जो प्रवाह बनेगा कैसे, कहां बनेगा आपको पता है? ये यहां बनेगा। अब यहां बनेगा, नहीं बनेगा, यहां बनेगा। अब भारत की जब बात करेंगे तो ये पवने इसको पार करने के बाद भारत की ओर यूं मुड़ेगी, यूं मुड़ेगी, तो इनकी दिशा है यहां यूं हो जाएगी, किनकी? दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की। और ये भारत के अंदर मानसून लाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, और जेट स्ट्रीम जो है पवन है, जैसे ही पृथ्वी गर्म होती है तो गर्म होने के साथ साथ जेट स्ट्रीम पवनों की जो स्थिति वो चेंज हो जाती है। जैसे ही पृथ्वी गर्म हुई, सूर्य यहां चमकता है, किस पर? कर्क रेखा पर। तो जेट स्ट्रीम का प्रवाह है मध्य एशिया में थोड़ा सा उत्तर की ओर खिसक जाता है। ये पवने, ये पेटी थोड़ी और ऊपर चली जाती है, इनका प्रवाह यहां हो जाता है। जैसे ही सूर्य यहां आता है दक्षिण की ओर, यहां सीधा चमकता है सूर्य, तो ये जेट स्ट्रीम है, इसका प्रवाह भी यहां हो जाता है, इस रूप में यहां चलने लग जाती है। तो कहने का तात्पर्य जेट स्ट्रीम जो है वो भी ऊपर नीचे खिसक सकती है। कब? जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है तो थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है तो थोड़ी सी पुनः दक्षिण की ओर आ जाती है। और इसको मुख्य रूप से अपना हिमालय पर्वत है, तिब्बत का पठार है, 2 भागों में बांट देता। कैसे, आगे देखते हैं अपने विस्तार से, है ना। अब देखो जेट स्ट्रीम और भारतीय मानसून, है ना। तो जेट स्ट्रीम मैंने कहा पछुआ पवन का प्रवाह है मुख्य रूप से, और क्षोभमंडल में लगभग 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 9000 से 13000 मीटर के आसपास में ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली स्थायी पवन है, जो काफी स्पीड से चलती है। और मुख्य रूप से ये एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन है। इसमें विभिन्न प्रकार के विक्षोभ या परिवर्तन है वो नहीं आते हैं, है ना। तो क्या असर भारत में इसका होता है, देखते हैं। जेट स्ट्रीम उत्तरी गोलार्ध में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली स्थायी पवन है, जो लगभग 400 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है। देखो स्पीड बहुत ज्यादा है इसकी, स्पीड इसकी बहुत ज्यादा है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। तो काफी स्पीड से, काफी तेजी से पवन प्रवाह होती है। ये पवन ग्रीष्म काल में 35 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर, देखो ग्रीष्म काल में 35 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थापित हो जाती है। शीतकाल में मैंने कहा दक्षिण की ओर खिसक जाती है, तो ये 20 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में स्थापित हो जाती है। तो 20 से 45 डिग्री तक ही इनका प्रवाह होता है। तो 35 से 45 ग्रीष्म काल में, अपने उत्तरी गोलार्ध में है तो बात यहाँ उत्तरी गोलार्ध के अनुसार हो रही है, तो ग्रीष्म काल हो गया उत्तरी गोलार्ध में अपने लिए। और जैसे शीतकाल शुरू होता है तो ये 20 से 35 डिग्री के ऊपर स्थापित हो जाती है। और उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर इनका सतत प्रवाह होता रहता है। ठीक है ना। पछुआ पवन फरवरी माह में इन पछुआ पवनों को, जो स्थायी पवने हैं, जेट पवने भी कहा जाता है, जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण है कि जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था तो अमेरिका ने अपने जेट यान जो उड़ाए थे, इन पवनों के सहारे उड़ाए थे, और उनको इन पवनों के सहारे उड़ाने में काफ़ी आसानी महसूस हुई थी, काफ़ी फायदा हुआ था जेट यानों को उड़ने के अंदर। इसके साथ साथ में जब ये वापिस अमेरिका जाते थे तो पूर्वी पछुआ के सहारे आगे बढ़ते थे पुनः, तो उनका नाम इसी आधार पे जेट पवने, जो जेट की सहयोगी थी ना, इस कारण से इनका नाम जेट पवने भी रख दिया गया था। तो फरवरी माह में जेट पवन जो है दक्षिणी शाखा की स्थिति 25 डिग्री, यानी इसका दक्षिण जो हिस्सा है वो 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के आसपास में, किस माह में बात करें अपन? फरवरी माह में। फरवरी में 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के आसपास में स्थापित होती है। जून में पूर्वी जेट, अगस्त में 15 डिग्री अक्षांश पर। अब जैसे ही अपन बात करते हैं जून की, तो गर्मी का मौसम आ गया। गर्मी का मौसम आते ही जो पछुआ जेट है, पछुआ पवन, वो तो उत्तर की ओर खिसक गई। तो अब प्रभाव किसका भारत पर हो गया?
पूर्वी जेट का। पूर्वी जेट यहां सक्रिय हो जाती है, जो पूर्व से पश्चिम चलती है स्थायी रूप से, जो अगस्त माह में 15 डिग्री अक्षांश पर स्थापित होती है। यहां से प्रश्न पूछते हैं कि कितने डिग्री पे स्थापित है, किस माह में अगस्त में पूर्वी जेट कहाँ किस अक्षांश पर लगभग प्रवाहित होती है। तो अगस्त में 15 डिग्री अक्षांश पर और सितंबर में यह 22 डिग्री उत्तर अक्षांश के ऊपर स्थापित हो जाती है, परंतु यह 30 डिग्री से अधिक परे नहीं जाती। कारण 30 डिग्री से ऊपर इसलिए नहीं जाती है कि सितंबर में 22 डिग्री उत्तर तक ये पहुंच पाती है। अब सितंबर के बाद में 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा होता है। अब जैसे जैसे सूर्य दक्षिण जाता है तो वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसकने लग जाती है। जैसे जैसे दक्षिण की ओर खिसकती है तो पूर्वी जेट है पुनः अब दक्षिण की ओर आना शुरू हो जाती है ना। पश्चिमी जेट भी धीरे धीरे दक्षिण की ओर आना शुरू हो जाती है। इस कारण से 30 डिग्री अक्षांश से आगे नहीं पहुंच पाती है। इसका मतलब इसकी अवस्थिति कहाँ रहती है? भारत में रहती है, उत्तर के विशाल मैदान में रहती है ना। यानी मध्य भारत जो है थोड़ा सा ऊपर अपन बढ़ेंगे भूमध्य रेखा के आसपास में इसकी अवस्थिति 30 डिग्री अक्षांश के आसपास तक ही पहुंच पाती है, किसी पूर्वी जेट की। अब देख लो यहां अपन देख रहे हैं कि ये वाला जो भाग है, यहां से अपन देखते हैं कि कर्क रेखा गुजरती है भारत के लगभग मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को लगभग दो भाग में बांटती है। अब अपन देखते हैं कि पछुआ पवन और पश्चिमी जेट और पूर्वी जेट। अब पूर्वी जेट की स्थिति हमने फरवरी माह की बात की तो ये लगभग कितने डिग्री अक्षांश के आसपास में 22 डिग्री अक्षांश के आसपास में ये स्थापित हो जाती है ना। तो फरवरी माह में 25 डिग्री है इसमें ना, हाँ। तो 25 डिग्री के आसपास में पछुआ जेट स्थापित हो जाती है। इसको मैं यदि दूसरे कलर से दर्शा दूं आपको ये से, तो यहाँ ये 25 डिग्री अक्षांश के आसपास में है, पश्चिम से पूर्व की ओर चला दिया अपन ने, है ना। तो इसको अपन नाम दे देंगे क्या? पछुआ जेट। अब किस माह में यहां है? 25 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है। किस माह में है? फरवरी में। किस माह में है? फरवरी के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर 25 के आसपास में पछुआ जेट का प्रवाह होता है। ठीक है, क्योंकि शीतकाल आते ही जेट पवन है मुख्य रूप से दक्षिण की ओर खिसकती है, मैंने बता दिया आपको। अब जैसे ही महीना आता है किसका? जून जुलाई अगस्त का, सूर्य सीधा चमक रहा कर्क रेखा पर, है ना। तो जून जुलाई के महीने की जैसी बात आती है तो मुख्य रूप से यहां पे पूर्वी जेट सक्रिय हो जाती है। कौन सी जेट? पूर्वी जेट ये सक्रिय हो जाती है। तो लगभग यदि अपन अगस्त से सितंबर की बात करते तो अगस्त में पूर्वी जेट है वो 15 डिग्री अक्षांश के आसपास में यहां सक्रिय रहती है। कौन सी जेट? पूर्वी जेट। ये पूर्वी जेट है। किस माह में है? अगस्त में। कितने डिग्री पे है? 15 डिग्री अक्षांश, उत्तर अक्षांश। ठीक है, फिर सितंबर में आते आते ही लगभग कहाँ स्थापित होती है? 22 डिग्री के आसपास में यहाँ। ये किस माह में है? सितंबर माह में। कौन सी है? पूर्वी, इधर से है ना, पूर्वी जेट। और 22 डिग्री उत्तर अक्षांश के आसपास में। लेकिन यह बताया गया है कि यह 30 से ऊपर नहीं जाती। कौन सी? पूर्वी जेट। क्योंकि सितंबर के बाद में सूर्य है धीरे धीरे दक्षिणायन आना शुरू कर देता है। इस प्रकार से ये जेट पवने हैं उनकी स्थिति रहती है। और ये पवने अब ये जैसे पूर्वी जेट है सितंबर में मुख्य रूप से यहाँ स्थापित होती है 15 डिग्री और 22 डिग्री के आसपास में। अब ये पूर्वी जेट है, इन पवनों को, जो पवने इधर मुख्य रूप से आती है या आगे बढ़ती है, तो इन पवनों को इधर मोड़ने में, अपने साथ लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो पूर्वी जेट पवन है, इसको मानसून प्रस्फोट के लिए उत्तरदायी माना जाता है। मानसून प्रस्फोट के लिए इसको उत्तरदायी माना जाता है। भारत के अंदर मानसून प्रस्फोट किससे होता है? पूर्वी जेट से ही होता है, इसके लिए इसको उत्तरदायी माना जाता है। तो 4 सिद्धांत अपन देखें, फ्लोन का, कोटेश्वरम का, है ना, हेली का, और वर्तमान के अंदर चलने वाला जो जेट स्ट्रीम वाला सिद्धांत है, पछुआ पवन जो है, उसके बारे में। तो इन चारों के द्वारा किस तरह से ये मानसून, भारतीय जलवायु जो है, किस तरह से वायुदाब की स्थिति इनके साथ बदलती है और भारतीय जलवायु है उसमें चेंज आता है, और भारतीय जलवायु मुख्य रूप से कैसी हो जाती है? मानसूनी हो जाती है ना। अब देखते हैं भारतीय जलवायु। आ जाए,
भारतीय जलवायु। भारतीय जलवायु मुख्य रूप से कैसी है? मानसूनी है ना। 9th क्लास में भी है, 11th में भी मानसूनी ही लिखा है। कई गाइड में थोड़ा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी कह देते हैं कि भारत उष्ण कटिबंध में आधा भाग इसका है। हालांकि अपन भारतीय मानसूनी जलवायु जो है उसको यही कहेंगे कि भारतीय जलवायु पूर्ण रूप से कैसी है? मानसूनी, क्योंकि पवनों पर निर्भर है। मानसूनी किसे कहेंगे? जो पवनों के प्रवाह पर निर्भर हो, जो पवनों के प्रवाह पर निर्भर हो, ऐसी जलवायु कैसी है? मानसूनी कहलाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में यह स्थिति मुख्य रूप से देखने को मिलती है। ठीक है। मौसम व जलवायु में अंतर, दो शब्द आते हैं, एक तो मौसम, एक जलवायु। मौसम होता है किसी छोटे क्षेत्र के लिए अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा, उसको अपन ने क्या कह दिया? मौसम कह दिया। जैसे सुबह बरसात हुई, दोपहर को धूप खिली, 3 महीने सर्दी रही, 4 महीने ठंड आ गई या गर्मी आ गई, और अगले 3 महीने बारिश का मौसम आ गया। तो ये जो कंडीशन है वायुमंडल की, जो 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से बदलती रहती है ना, इसको अपन मौसम का नाम देते हैं। लेकिन दूसरा बिंदु है कि किसी बड़े क्षेत्र में दीर्घ काल के लिए वायुमंडल की दशा यदि रहती है तो उसको, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको अपन जलवायु कहेंगे। क्या कहेंगे? जलवायु। तो उसमें लगभग अवधि दे रखी है 20 वर्ष, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर इसको दे रखा है 30 वर्ष। एनसीईआरटी 11th जो है, 9th है, 9th के अंदर इसको 30 वर्ष दिया है। 9th के अंदर 30 वर्ष, तो 30 वर्ष भी आए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी मानती है तो हम तो मानेंगे, है ना। तो किसी प्रदेश विशेष में 20 वर्ष से अधिक लंबे समय तक एक समान वायुमंडल की दशा रहती है तो उसका नाम उस दशा के अकॉर्डिंग उस तरह की जलवायु के नाम से रख दिया जाता है। ठीक है। और एनसीईआरटी 9th क्लास की बुक इसको 30 वर्ष बताती है कि 30 वर्ष लंबे समय तक या 30 वर्ष या उससे अधिक लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष में यदि एक समान वायुमंडल की दिशा रहती है तो उसको अपन क्या कहेंगे? जलवायु के नाम से पुकारेंगे। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे। भारत में औसत वर्षा, तो औसत वर्षा भारत की कितनी है? 125 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा भारत की है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी भारत में ही है, जिसका नाम है माशिनराम, जो कि मुख्य रूप से किस में है? मेघालय के अंदर है। गारो खासी जयंती की जो पहाड़ियां हैं तो उनमें मुख्य रूप से खासी पहाड़ियों के अंदर ये स्थान पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ औसत वर्षा होती है 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। इसके पास में नग्न चट्टानों वाला क्षेत्र चेरापूंजी भी है। किसके पास में? जहाँ जब हम पढ़ते थे तो सबसे अधिक वार्षिक वर्षा यहीं बताई जाती थी। तो यह है अपना मेघालय स्टेट। ये मेघालय स्टेट है और इसके अंदर मुख्य रूप से विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो होती है, ये गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां, है ना। तो इन पहाड़ियों के अंदर मुख्य रूप से खासी पहाड़ियों के अंदर जगह है माशिनराम, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, 1080 सेमी वार्षिक, है ना, वार्षिक वर्षा होती है। तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी हम ही रखते हैं। ठीक है। अपना मेघालय स्टेट जो है, मेघालय मेघों का आलय, है ना। ये गारो खासी पहाड़ियां जयंतियां की जो पहाड़ियां मुख्य रूप से किसका भाग है तो पता है क्या? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछते हैं। हम सोचते हैं कि ये पूर्वी पहाड़ियों में आ गया, है ना। तो पूर्वी पहाड़ियों में आने के कारण हम इनको शामिल कर देते हैं किसमें? हिमालय पर्वत की पहाड़ियों में। लेकिन पूर्वी पहाड़ियों में शामिल है नहीं, ये दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। मालदा गेप इसको अलग करता है, यहाँ जहाँ से गंगा गिरती है ना, तो इसको मालदा भ्रंश कहा जाता है। तो मुख्य रूप से ये इस पठार से इसको अलग करता है, छोटे नागपुर के पठार से, लेकिन ये है पठारी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। ठीक है। फिर आता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो ऐसे केजेज कौन कौन से जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं मुख्य रूप से? तो बहुत सारे कारक आपको मिलेंगे जो भारतीय जलवायु है उसमें चेंजेज लाते हैं। इसमें दो तरह से इसको डिवाइड अपन करेंगे। पहला है स्थिति और उच्चावच के आधार पर कौन से कारक है जो स्थिति और उच्चावच यानी कोई स्थान कहाँ स्थित है उसके आधार पे, और इसके अलावा धरातल से वो कितनी ऊंचाई पर है उसके साथ में, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान जो है उसमें चेंज आता है, और अक्षांश के साथ साथ भी वायुदाब है और तापमान है उसमें चेंज आता है।
और दूसरा है वायुदाब और पवन संबंधी कारक। तो जब स्थिति उच्चावच उसके साथ साथ में तापमान कम और अधिक, तो इसके द्वारा वायुदाब और पवन प्रवाह है वो भी बदल जाता है। तो बारी बारी से स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक भी देखते हैं और वायुदाब और पवन संबंधी कारक भी अपन विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक। ये कारक है एक तो अक्षांश, कि कोई स्थान पृथ्वी पर कहाँ स्थित है उसके अकॉर्डिंग वहां का तापमान होगा, क्योंकि जैसे से वो अक्षांश से यदि अपन दिखाते हैं कि भूमध्य रेखा से यदि वो ध्रुव की ओर चले जाता है तो सुबह से ही सूर्य की किरणें कैसी आएगी, तिरछी आएगी। यदि कोई स्थान, यदि अमुक स्थान यहाँ पे है तो सूर्य की किरणें कैसी आ रही है, तिरछी आ रही है ना। और कोई स्थान मान लेते हैं कि इतना दूर ना होकर के यहाँ है, तो यहाँ सूर्य किरणें कैसी आ रही है, सीधी आ रही है। कैसी आ रही है, सीधी आ रही है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी स्थान विशेष की स्थिति जो है उसका महत्वपूर्ण है कि वहां पे सूर्य किरणें सीधी आती है या तिरछी आती है, उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे तापमान पाए जाते हैं। दूसरा है, अपने भारत की बात करें तो हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के आसपास में जो कोई स्थान तो काफी ठंडा है, क्योंकि धरातल से काफी ऊंचा हिमालय है ना। तो उत्तर की पवनों को रोकता भी है, खुद बर्फ से ढका हुआ है, जिसके कारण भी किसी उस प्रदेश की जलवायु को यह प्रभावित करता है। तीसरा, स्थल और जल का स्वभाव, स्थल और जल का वितरण है। हम देखते हैं कि बहुत बड़ा भाग जो है यदि स्थलीय है तो उसमें सूर्य के तापमान का सीधा असर होता है, वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है। और यदि वो बहुत बड़ा भाग यदि अपने आसपास में जली है तो वो धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है। मानसूनी जलवायु जो है मुख्य रूप से, या वहाँ का तापमान जो है वो कैसा बना रहता है, सम बना रहता है ना। तो फर्क है इसमें भी साथियों। समुद्र से दूरी, कोई स्थान मैंने कहा कि समुद्र के नजदीक है तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी, सम होगी। और कोई स्थान या समुद्र से दूर होगा तो वहाँ की जलवायु विषम होगी, यानी वहाँ महाद्वीपीय प्रभाव होगा। और समुद्र के पास में कोई है तो वहाँ पे जलीय प्रभाव होगा या महासागरीय प्रभाव होगा। समुद्र तल से ऊंचाई, तो मैंने कहा कि कोई स्थान धरातल से अपन जो जो ऊपर जाते हैं तापमान में कमी होती है। मान लिया कोई एक स्थान तो एक ही अक्षांश पर है, एक तो यहां है और दूसरा इस पहाड़ी पर है, दोनों के तापमान में डिफरेंस पाया जाएगा। अपन देखते हैं लेह लद्दाख वाली बात कर लो, चाहे आप दार्जिलिंग की बात कर लो, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पे कोई स्थान है, उसी अक्षांश में अपन देखेंगे कि तो आगरा मिल जाएगा आपको, दिल्ली के आसपास वाला इलाका मिल जाएगा। तो दोनों के बीच में तापमान में काफी डिफरेंस आपको मिलेगा, क्योंकि दार्जिलिंग का इलाका है वो यहाँ पे स्थित है और दिल्ली मान लो मैदानी भाग में है। तो इस दार्जिलिंग में आपको तापमान यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है तो दिल्ली के आसपास में, आगरा के आसपास में आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलेगा। तो ये डिफरेंस क्यों, क्योंकि है धरातल से जो जो ऊपर अपन जाते हैं तो लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में कमी आती है। इसको वायुमंडल में कि सामान्य ताप ह्रास दर के नाम से पुकारा जाता है। तो ये बेसिक सा नियम है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के दर से तापमान है वो गिरता है, घटता है, और इसको तापमान की सामान्य ह्रास दर भी कहा जाता है। अब देख लो यहां पे मैंने कहा कि एक अक्षांश पर, जैसे ये अपना सिक्किम एरिया है, ये पश्चिम बंगाल है। अब यहाँ इस पहाड़ी पर कोई स्थान है, इस पहाड़ी पर यदि कोई स्थान आपको यहां नजर आ रहा है तो आप देखेंगे कि यह भाग जो है इस प्रकार से लगभग यहाँ पर भी है। तो यहाँ लखनऊ है, यहाँ मान लिया कोई है लखनऊ आ गया, मान लिया आगरा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ दोनों ये पहाड़ी पर है रही है, तो दोनों के तापमान में डिफरेंस आपको मिलेगा। यहाँ तापमान यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपको यहाँ तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। तो दोनों में फर्क है, क्यों, क्योंकि ये ऊंचाई पर है दार्जिलिंग वाला और ये सामान्य धरातल पर, यानी समुद्र तल से कोई भाग जितना ऊंचा है उसका तापमान उतना ही कम होगा। तो देखते हैं बारी बार से भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले अक्षांश, वो बातें जो मैंने बोली है वो यहाँ लिखी हुई है, थोड़ा सा स्पीडली रीड कर दूं, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। किसी स्थान की जलवायु को अक्षांश प्रभावित करता है। किसी स्थान का अक्षांश यदि उच्च है तो शीत जलवायु और निम्न है तो उष्ण जलवायु पाई जाती है। बता दिया मैंने, ध्रुव के पास में ठंडा, क्योंकि सूर्य किरण तिरछी आती है, भूमध्य रेखा पर है तो वहां की जलवायु उष्ण होगी, क्योंकि सूर्य का तापमान सीधा प्राप्त होता है। भारत के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है, जिससे भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में है, क्योंकि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है ना। तो इस कारण से जैसे मैंने कहा था कर्क रेखा मुख्य रूप से यहां से यूं गुजरती है, ठीक है। तो ये वाला भाग है, इसको शीतोष्ण कटिबंध अपन कह देंगे, शीत और उष्ण में है। और ये वाला भाग भारत का उष्ण कटिबंध में, 3 कटिबंध है पृथ्वी पर,
ठीक है ना। तो दोनों में कर्क रेखा इसको दो भागों में बांट रही है, ये शीतोष्ण और ये शीतोष्ण, ये उष्ण कटिबंध। हालांकि कर्क रेखा के आसपास वाला भाग है इसको उपोष्ण भी कहा जाता है। तो ये चर्चा मैंने पहले कर ली है। पृथ्वी जो है इसमें ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा आपको नजर आ रही है, ये मानचित्र में दिया था मैंने 9th क्लास की बुक से, है ना, ये बताने के लिए कि ये कौन सी रेखा आपके समक्ष है। थोड़ी सी डायरेक्ट डालू ना इसको ताकि आपको दिखे। यह जी भूमध्य रेखा है जो अफ्रीका को लगभग 2 भागों में बांट रही है। उत्तर अमेरिका का उत्तरी सिरा इसको लगभग 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, अब भारत जो है भूमध्य रेखा से पूरा का पूरा उत्तर में है ना। इसके अलावा यहाँ 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा जो भारत के लगभग बीचों बीच यूं गुजरती है ना। तो यह उष्ण कटिबंध में भारत का भाग जो है इसमें उष्ण में, और ये वाला भाग किसमें, शीतोष्ण में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे भारत जो है उसका आधा भाग उष्ण में, आधा शीतोष्ण कटिबंध में है। उसके बाद में हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु के कैसे प्रभावित करता है। तो हिमालय अपनी स्थिति और ऊंचाई के कारण जलवायु विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, जलवायु विभाजक का काम भी करता है, जल विभाजक का काम भी करता है। यह उत्तर से आने वाली ठंडी पवनों में से हमारी रक्षा करता है और मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा करवाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ हिमालय पहाड़ियां हैं, यहाँ सतत पहाड़ियां हैं, जैसे कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, प्रमुख श्रेणी हिमालय। प्रायद्वीप यहाँ शिवालिक श्रेणी है, मैंने विस्तार से आपको। यहाँ कैलाश पर्वत है, यहाँ हिमालय पर्वत का महान हिमालय जहाँ माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी इसी नेपाल हिमालय में है। इस प्रकार से ये अरुणाचल हिमालय, यहाँ नामचा बरवा पर्वत श्रेणी है। उसके बाद में नागा पहाड़ियाँ हैं, मिजो पहाड़ियाँ हैं। ठीक है ना, तो ये प्रमुख पहाड़ी इस तरह जो हिमालय है। अब उत्तर से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं, इन ठंडी जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें हैं, उन पवनों को हिमालय यहीं रोक लेता है और भारत को अति ठंडा होने से बचाता है। ठीक है ना, तो ये अपना हिमालय भाग है। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ से मानसूनी पवनें जाती है तो ये पवनें आगे बढ़ती है, यहाँ न्यून दाब होता है, तिब्बत वाला न्यून दाब है, इन पवनों को यहीं रोक लेता है, रोक करके ऊपर होकर के पवनें संग्रहित हो जाती है और पर्वतीय अवरोध के कारण यहाँ पे पर्वतीय वर्षा हो जाती है। तो मानसूनी पवनों को ये यहीं रोक लेता है, यहाँ रोक करके इन पवनों से यहाँ वर्षा करवाने में भी अपनी सहायता करता है। कौन, हिमालय। फिर आता है अगला बिंदु, जल और स्थल का वितरण। ये भी मैंने बता दिया है कि स्थल और जल का स्वभाव अलग अलग होता है। स्थल भाग जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं, जबकि जलीय भाग धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। ठीक है, और इसी कारण प्रायद्वीपीय भारत में तापमान सम रहता है और पश्चिमी भारत में तेज गर्मी रहती है। तो आज लू चल रही है जून महीने में, मई और जून के अंदर पश्चिमी भारत में राजस्थान का जो इलाका है इसमें काफ़ी गर्म हवाएं चलती है, जिसको अपन लू कहते हैं। तो इसका कारण है कि यहाँ का जो स्थल भाग है उसकी बलुई मिट्टी है उसका जल्दी गर्म हो जाना। और अपन दक्षिण में जाएंगे तो अभी गोवा के अंदर लोग घूमने जाते हैं, रामेश्वरम की ओर जाते हैं, केरल के तट के भाग में जाते हैं, विशाखापट्टनम जाते हैं तो बहुत शानदार, मुंबई जाते हैं, चेन्नई मरीन बीच जाते हैं तो काफ़ी लोग वहाँ सुकून फील करते हैं क्योंकि समुद्र पास में है तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, इसका यही कारण है। समुद्र से दूरी, अब मैंने बता दिया समुद्र का समकारी प्रभाव काम करता है। कोई स्थान समुद्र से दूर है उतना ही अधिक उस पर महाद्वीपीय प्रभाव काम करेगा। तो समुद्र के पास वाले स्थानों में जलीय प्रभाव के कारण जलवायु सम रहती है, जबकि दूर वाले स्थानों पर विषम जलवायु पाई जाती है। मैंने चर्चा पहले कर दी। दक्षिणी भारत में औसत तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में रहता है, जबकि उत्तर भारत में तापमान गर्मी में उच्च और सर्दी में न्यून हो जाते हैं, है ना। तो गर्मी के अंदर तो मुख्य रूप से उच्च हो जाता है। कितना हो जाता है उत्तर भारत में तापमान, लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है और पश्चिमी रेगिस्तान में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ जाया करते हैं, तो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सर्दी में निम्न यानी -3 डिग्री फतेहपुर का तापमान हो जाता है ना। तो -3 से लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान जो है वो इतने गिर जाते हैं, इतने न्यून हो जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि समुद्र का जो समकारी प्रभाव है इसके ऊपर अपना प्रभाव डालता है। फिर समुद्र तल से ऊंचाई, तो मैंने कहा था ऊंचाई के साथ जो तापमान जो है उसमें गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसमें समुद्र से ऊपर जाने पर क्षोभ मंडल में तापमान जो है उसका ह्रास होता है, जिसकी दर सामान्य ह्रास दर कहते हैं। इसको मैंने बता दिया आपको, 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री की दर से तापमान कम होता है। एक दूसरी दर भी होती है
यानी 165, ये भी आती है कक्षा 11 के एनसीईआरटी के अंदर कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, एक ये दर भी पाई जाती है। तो अब 165 मीटर वाली भी आए ना, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। यही कारण है कि वह समुद्र तल से ऊंचे भाग अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय की ऊंची चोटियां, उस पर बर्फ जमी रहती है, और उसी अक्षांश पर यदि कोई नीचा भाग है तो उस पर बर्फ नहीं पाई जाती है। फिर आता है उच्चावच, स्थल रूप, धरातल पर पाई जाने वाली स्थल आकृतियां, है ना। तो भारत का भौतिक स्वरूप या उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति और दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण से प्रभावित करता है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर अधिक वर्षा होती है और पूर्वी ढाल पर न्यून वर्षा होती है। तो इसका कारण है उच्चावच की अवस्थिति है। कैसे? जैसे कि ये उच्चावच है, अब यहां आप देखेंगे तो यहां पाएंगे कि यहाँ पश्चिमी घाट है, कंटिन्यू पहाड़ियां हैं, यहाँ पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते नीलगिरी है या अन्नामलाई नायमुडी की पहाड़ियां हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ गिर की पहाड़ियां पाई जाती है। तो अब ये क्या करती है, यहां से जैसे मानसूनी पवनें आती है तो ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां जो क्या करती है, जिसको यहाँ सह्याद्री कहते हैं, यहाँ पे नीलगिरी कहते हैं। मैंने विस्तार से भारत के समान जानकर ये बातें बता दी है ऑलरेडी। तो ये पवने यहाँ रोक लेते हैं ये, तो इस भाग में अच्छी वर्षा हो जाती है। यहाँ वर्षा कैसी हो जाती है, बहुत ही अच्छी वर्षा यहाँ हो जाती है ना, इस भाग में। तो मानसूनी पवनों को रोक करके पश्चिमी ढाल के जो पश्चिमी ढाल है वो अच्छी वर्षा कर प्राप्त कर लेते हैं, और ये पूर्वी ढाल जो है इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। यानी यहाँ वर्षा छाया रहती है, यानी इसमें वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि पवनें यहाँ वर्षा करके उसकी आर्द्रता है कम हो जाती है, और जैसे इधर पहुँचती है तो यहाँ का तापमान थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो इनकी पवनों की जो आर्द्रता ग्राही कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और संघनन जो है वो नहीं हो पाता, इसलिए वर्षा नहीं कर पाती है, क्योंकि संतृप्त होने के बाद में ही पवन जो है वर्षा कर पाती है। तो यही कारण है इसका, ठीक है। उसके बाद में दूसरे कारक आते हैं वायुदाब पवन संबंधी कारक। वायुदाब पवनों का धरातल पर वितरण। दूसरा है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रण करने वाले कारकों व विभिन्न वायु शैतियों व जेट प्रवाह के अंतर प्रवाह के द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु परिसंचरण। तीसरा है शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों व दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में उष्ण कटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वयन से उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। तो इसके 3 कारक यहाँ पे है, वायुदाब और पवनों का धरातल पर अलग अलग वितरण होता है। वायुदाब पेटियां मैंने बताया उत्तर नीचे की शक्ति रहती है, तो भारत की जलवायु में भी वायुदाब पेटियों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे तिब्बत का पठार गर्म होता है, मैंने कहा कि आर्टिश जेड है उसकी अवस्थिति उत्तर की ओर खिसक करके भूमध्य रेखीय प्रदेश से मुख्य रूप से कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र है भारत का उत्तर विशाल मैदान है उसके आसपास में स्थापित हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं महासागरीय पवनों को आकर्षित करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। दूसरा है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रण करने वाले कारकों व विभिन्न वायु शैतियों का और जेट प्रवाह का अंतर प्रवाह है। तो मैंने कहा कि फरवरी के आसपास में मुख्य रूप से पश्चिमा जेट प्रवाह है, उसकी स्थिति जो है भारत में 25 डिग्री अक्षांश के आसपास में होती है, इसके या 22 डिग्री अक्षांश के आसपास में होती है। और जैसे ही अपन बात करेंगे कि अगस्त और सितंबर की, तो अगस्त के अंदर पूर्वी जेट प्रवाह सक्रिय हो जाती है ना, जो 15 डिग्री के आसपास में और लगभग 22 डिग्री के आसपास में सक्रिय रहती है। इसके अलावा शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, आपको पता है, जो मुख्य रूप से पछुआ पवनों के सहारे आते हैं, जो भूमध्य सागर से उठ करके आते हैं, है ना। और ये विक्षोभ जो है भारत में उष्ण कटिबंधीय शीतकालीन अवदाब है लाने के लिए बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हाँ, तो अपन देख रहे हैं अब शीतकाल के अंदर आपको पता है कि पश्चिमी विक्षोभ आते हैं जो मुख्य रूप से भूमध्य सागर के अंदर उत्पन्न होते हैं, और पछुआ पवनें जो जेट स्ट्रीम है उन पछुआ पवनों के सहारे भारत के अंदर पहुंचते हैं। तिब्बत का पठार जो है, हिमालय पर्वत जो है, उसको 2 शाखाओं में बांट देता है, एक तिब्बत के उत्तर से निकलती है और दूसरा उसके दक्षिण से निकलती है। तो दक्षिण से निकलती शाखा है वो मुख्य रूप से भारत के अंदर शीतकाल के अंदर अच्छी वर्षा करती है। जो उत्तर भारत में जो रबी की फसलें मुख्य रूप से होती है उसके लिए बहुत अधिक लाभदायक मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो ये जो विक्षोभ पैदा होते हैं, अवदाब आते हैं, तो वो क्षेत्र कौन सा है मुख्य रूप से, तो ये वाला भूमध्य सागर है। यहां आप अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में भूमध्य सागर, ठीक है।
ये भूमध्य सागर है। अब यहाँ से ये विक्षोभ उत्पन्न होते हैं तो मुख्य रूप से इनका प्रवाह किस ओर होता है, ईरान से होते हुए, ठीक है ना, ईरान से होते हुए ये विक्षोभ है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये तिब्बत का पठार जो है, तिब्बत का पठार क्या करता है, इसमें अवरोध पैदा करता है। तो इसकी एक शाखा इधर से निकलती है और दूसरी शाखा बाहर से निकलती है। तो दूसरी शाखा बाहर से निकलती है, वो भारत के हिमालय के दक्षिण से इधर से गुजरती है। ये शाखा क्या करती है, मुख्य रूप से दो शाखा हो गई ना इसकी, यह भारत में वर्षा करती है। कब है, शीतकाल के अंदर। शीतकाल में यह अवदाब आते हैं दिसंबर के आसपास में, मुख्य रूप से, है ना, दिसंबर जनवरी, दिसंबर माह में मुख्य रूप से सक्रिय हो जाते हैं। तो ये अवदाब जैसे जैसे, क्योंकि शीतकाल में सूर्य कहाँ चमक रहा है पता है क्या, अब सूर्य यहाँ कर्क रेखा पर यहाँ चमक रहा है। ITCZ कहाँ है, ITCZ अब यहीं पे है। शीतकाल में ITCZ सूर्य के साथ में दक्षिण की ओर चला गया। अब पेटियां जो है, जो उच्च दाब की, उपोष्ण उच्च दाब है, उपधुरी न्यून दाब है, वो थोड़ी थोड़ी दक्षिणी की ओर खिसक गई, थोड़ी थोड़ी दक्षिणी की ओर खिसकी। उसके साथ साथ में पश्चिम पवन का प्रवाह है, वो उपोष्ण कटिबंध में मध्य अक्षांश में होता है ना, उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब से अधधूरी न्यून वायुदाब के बीच में होता है। तो वो पेटी भी तो नीचे खिसकेगी ना, तब इसकी स्थिति कहाँ हो जाती है, हिमालय के एकदम से समानांतर इसके सिद्ध में पैरेलल हो जाती है। तो भूमध्य सागर से ये विक्षोभ लेकर के ये पवनें यहाँ से जल लेकर के आगे बढ़ती है, तो मुख्य रूप से ये भारत के अंदर शीतकालीन बारिश करती है। तो कहीं ना कहीं इन अवदाबों से भी भारतीय जो जलवायु है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है अपना भारत में प्रमुख ऋतुएं। तो भारत में प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी है, उन ऋतुओं की चर्चा विस्तार से अपन अगले कलांश में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। सबसे पहले अपन देखेंगे शीत ऋतु और उसमें भारत में मौसम की क्रियाविधि। शीत ऋतु में किस भाग में उच्च दाब होता है, किस भाग में न्यून दाब होता है, कहाँ से पवनें चलती है और किस ओर चलती है, सभी बातें विस्तार से अपन जानेंगे। शीतकाल में किन राज्यों में वर्षा ज्यादा होती है, किन राज्यों में नहीं होती, यदि कहीं ज्यादा होती है तो क्यों होती है, आज यदि कई पहलू है जिस पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। कोपेन के अनुसार भारतीय जलवायु का वर्गीकरण है, और भारतीय जलवायु जो है उसको कोपेन ने निम्न 5 भागों में बांटा, जो हम उसमें देखेंगे कि AF जलवायु कहाँ है, AM कहाँ है, CWG कहाँ है ना, तो BSH कहाँ है, BSH BWH कहाँ है, सभी की बारी बारी से अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखते रहे सर्वा क्लासेज। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप क्लास को है लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और अन्य साथियों को शेयर भी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। टू ज्वाइन सर्वा क्लासेज। आप ज़रूर अपना जो खुद का सर्वा क्लासेज का एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, जहाँ पे ये सारे नोट्स डाल रहा हूँ मैं, तो ये आपको ज्योग्राफी के कोर्स मिल जाएंगे, साथ साथ में ये नोट्स मिल जाएंगे। और नोट्स भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ, फ्री मटेरियल के अंदर डाला हूँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। तो आप जरूर जुड़े और यहाँ से आप फ्री नोट्स लेकर के अपनी तैयारी को बेहतर करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।